बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 4 में हमारा लेक्चर नंबर है 5 और जो टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यकीनन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशंस, और इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ा फेवरेट समझते हैं। तो आप लोगों की इसमें कैलकुलेशन पे ज़्यादा तवज्जो चाहिए होगी, जो कि डिटेल कैलकुलेशंस है, यकीनन वहीं गलती होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले ये एक छोटी सी डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ये मैंने जो सरफेस दिखाई है इट इज़ कॉल्ड अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस लेके यहाँ तक ऊपर तक जहाँ पे ये आपको कर्व सी नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये वो इलाका है जो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ ग्रेविटी की कीमत क्या है, ज़ीरो है। अगर हम किसी बॉडी को इसकी सतह से या सतह से थोड़ा सा ऊपर से हम कोई एक पॉइंट 1 लेते हैं और यहाँ से एक बॉडी को फेंकते हैं, जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो यकीनन इस बॉडी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो एक ख़ास वर्क करेंगे जिससे बॉडी उछल के यहाँ जाएगी, तो हमारा किया जाने वाला काम इस बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर उसी साइज़ की एक और बॉडी पड़ी है, उसके ऊपर हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो वो ज़्यादा ऊपर चली जाती है और वह यहाँ जाके वो कौन सी एनर्जी बन जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पोटेंशियल अगर फ़र्ज़ करें 10 है तो यहाँ हो सकता है 15 है। इसका मतलब दो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की कीमत क्या आ रही है? मुख्तलिफ। हालांकि बॉडी एक ही पॉइंट से एक ही रेफरेंस से उठाई जा रही है, मगर डिफरेंट हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की कीमत क्या है? कम है, डिफरेंट है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट टू इनसाइड द फील्ड इट इज़ कॉल्ड सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसी तरीके से इस बॉडी को इतना वर्क करें कि बॉडी इस यहाँ से उठे और बॉडी कहाँ चले जाए? फील्ड से बाहर चली जाए, तो तभी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क की वो मिकदार जो बॉडी को फील्ड की सतह से बाहर ले जाने के लिए दरकार है, उस वर्क को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट का लफ्ज़ मुतलक होता है, इसका मतलब किसी एक पॉइंट के लिहाज से उसकी कीमत फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर अगर आप बॉडी फेंकें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 भी हो सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 15 भी हो सकती है। मगर आप इस दोनों पॉइंट्स में से दोनों बॉडीज़ को फेंकें इसी पॉइंट्स के ऊपर से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर फ़र्ज़ करें 30 है तो दूसरी की 30 होगी, तीसरे की भी क्या होगी? 30 होगी। तो एक पॉइंट के ऊपर खड़े होकर जिस बॉडीज़ को भी फेंकेंगे उस बॉडीज़ का अगर मैस बराबर है तो उन सब की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। इस वजह से हम उसे लफ्ज़ एब्सोल्यूट पढ़ते हैं, यानी मुतलक वैल्यूज़ विच इज़ रिमेन सेम फॉर ऑल बॉडीज़ हैविंग द सेम मैसेज, इट इज़ कॉल्ड क्या होगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सो अब इसी पॉइंट्स को हम अपने इस पॉइंट से डिस्क्राइब करते हुए डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए किए जाने वाला वो वर्क इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी। इस पॉइंट से उठाते हैं इट इज़ दैट पॉइंट, इससे उठाते हैं इट इज़ दैट पॉइंट, यहाँ से उठाते हैं इट इज़ दैट पॉइंट। जिस पॉइंट से उठाते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं? इन्फिनिटी, यानी जिसको भी उठाना है कहाँ ले जाना है? आउट ऑफ द फील्ड। तो जब हम इतना वर्क करें कि बॉडी फील्ड से बाहर चली जाए तो फिर इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन अगर काम ऐसा किया जाए कि बॉडी फील्ड के अंदर रहे, बाहर ना जा सके, वो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इतना वर्क किया जाए कि बॉडी फील्ड से बाहर चली जाए तो उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आगे चलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, लेट द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट 1 to n। हमने अंदाज़ा लगाने से किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल पाथ है, इसमें पाथ में एक छोटा पॉइंट है 1 और एक पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिया? n। हम इस बॉडी को 1 से डिस्प्लेस करके कहाँ ले जाना चाहते हैं? n तक। और हम इसमें क्या चीज़ देख रहे हैं? in the gravitational field where the gravitational force does not remains constant during this displacement। तो जब बॉडी को 1 से हम n तक उठाते हैं तो हम ये देखते हैं कहीं फोर्स ज़्यादा है, फिर कम हो जाए, फिर कम, फोर्स वेरी कर रही है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसी असूल के मुताबिक वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के कंसेप्ट के मुताबिक हम टोटल पाथ को छोटे छोटे पैचेस में क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। एक छोटा पैच इतने छोटे साइज का लेंगे जिसमें फोर्स का एक कीमत को हम अज्यूम कर सकें
कि वहाँ क्या है, उसकी मिकदार कांस्टेंट है। हो सकता है पैच टू पैच फोर्स मुख्तलिफ होगी, लेकिन एक पैच के अंदर रहते रहते तकरीबन फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लिहाजा इस वजह से एक और पॉइंट मेंशन कर दूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये फार्मूला कॉमन यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ये फार्मूला बेटर सिर्फ उस वक्त तक ट्रू है जब हम नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हैं। जब हम बहुत दूर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं रहता। नेक्स्ट एक पॉइंट देखें, ग्रेविटेशन फोर्स जो कि ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, यानी फासले के साथ साथ फोर्स क्या है, डिक्रीज करती है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर जो कि ग्रेविटेशन लॉ का फार्मूला है। अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड। इसलिए मैंने लिखा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स देन द बिटवीन 1 to n इज डिवाइड लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। हम इसको छोटे छोटे लार्ज स्टेप्स के अंदर डिवाइड करेंगे और एक स्टेप इतना छोटा हम अज्यूम करेंगे जिसमें फोर्स की मिकदार तकरीबन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी को उठा के पॉइंट 1 से उठाना है और कहाँ पे लेके जाना है, n तक। ये n हमारा इस वक्त तो फील्ड के अंदर है, अज्यूम क्या रखा है, लेकिन इसके बाद हम इसको फील्ड के बाहर भी अज्यूम करेंगे। लेकिन इब्तदाई कंसेप्ट के मुताबिक हमें वर्क मालूम करना है और जानते हैं वर्क का क्या फार्मूला होता है, F डॉट डी यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F d cos थीटा। इट मीन बेटा अगर आपको वर्क मालूम करना है तो आपको इस फार्मूले के मुताबिक F चाहिए यानी फोर्स चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट D चाहिए, फिर क्या चाहिए, थीटा। तो 3 पैरामीटर्स आपको चाहिए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और क्या है, थीटा। देन वी कैलकुलेट द वर्क, तब वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। कौन सी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को किस लॉ से मालूम करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। इसमें एक बॉडी है स्मॉल मैस के साथ, दूसरी बॉडी से ग्रेविटेशन मैस, इसको अर्थ की मैस कहते हैं। तो अर्थ की मैस को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटी बॉडी के मैस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। तो m1 और m2 की जगह स्मॉल m और क्या पुट कर देंगे, कैपिटल M। बटे में क्या है, R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉल m एंड कैपिटल M। इन दोनों के दरमियान ये क्या है, फासला, फोर्स होगी। इसके बाद आते हैं डेल्टा R। जब हम बॉडी को मूव करवाएंगे तो बॉडी फासला तय करेगी, उसको डिस्प्लेसमेंट कह लें, डेल्टा आर कह लें, वो मालूम होना चाहिए। और अहम बात तीसरी चीज़ है थीटा। हम इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि बॉडी को किधर मूव करवा रहे हैं, अपवर्ड। ग्रेविटेशन फोर्स किधर अमल कर रही है, डाउनवर्ड। क्या दोनों अपोजिट हैं, यस, देन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, 180। तो ये 3 पैरामीटर्स में से हमें कैलकुलेशंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फोर्स में G M तीनों कांस्टेंट है, मगर R स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमें इस R की वैल्यूज मालूम करनी होगी। तो ये देखिएगा, हमें इब्तदाई तौर पे चूँकि सारा वर्क इकट्ठा मालूम नहीं कर सकते, तो हमने बॉडी 1 से उठा के बॉडी को 2 पॉइंट तक लेके जाना है। और इसकी ज्योमेट्री ज़रा समझेंगे। जो पॉइंट 1 है वो ज़मीन के सेंटर से उसका फासला R1 है, जो पॉइंट 2 है उसका ज़मीन के सेंटर से फासला R2 है, और 1 और 2 के दरमियान जो छोटा सा गैप है, ये जो गैप है इसको किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा R से। और 1 और 2 का औसत पॉइंट ले लें जिसको मिड पॉइंट कहते हैं, उसका ज़मीन के सेंटर तक फासला किस चीज़ के बराबर है, R के। ये वो ज्योमेट्री है कि बॉडी किस वक्त खड़ी है, कहाँ पे, 1 पे। इसको उठा के कहाँ लेके जाना चाहते हैं, 2 तक। तो वर्क फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक होगा, 2 तक। वर्क फ्रॉम 1 से 2 में हमें फोर्स चाहिए। फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू G M और R स्क्वायर। हमें क्या R स्क्वायर मालूम है, नहीं, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, R स्क्वायर। अब R स्क्वायर मालूम करने के लिए कैलकुलेशन पर तवज्जो दीजिएगा। बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक R2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक R1 है। कौन सा फासला बड़ा है, R2। कौन सा छोटा है, R1। तो R2 ग्रेटर देन R1। बड़े फासले में से छोटे को माइनस करें तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू ये गैप, और इस गैप को हम क्या कहते हैं, डेल्टा R कहेंगे। ये वो इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। R1 को किधर लें तो R2 इज इक्वल टू डेल्टा R प्लस R1। ये क्वेश्चन नंबर क्या हासिल होगी, 2। हमें चाहिए R क्या है, 1 और 2 का मिड पॉइंट है। तो नाउ R कैसे मालूम करते हैं, इनिशियल वैल्यूज प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। लिहाजा इसमें R2 की कीमत इक्वेशन नंबर 2 से उठाएं। क्या कीमत है हमारे पास, डेल्टा R प्लस R1 डिवाइड बाई क्या है, 2। अब इसमें बेटा ये देखेंगे R1 और R2 1 को ऐड करें तो 2R1 डेल्टा R बाई 2। ये 2 इस पर भी डिवाइड होगा, इस पर भी, ये दोनों मैंने डिवाइड कर दिया, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल। ठीक है, तो R बराबर R1 प्लस डेल्टा R बाई 2। हमें R नहीं चाहिए, R का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर ले लिया, इधर होगा R स्क्वायर, ये है R1 स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। उसी फार्मूले के मुताबिक B स्क्वायर 2AB, इस R2 को 2 से क्या कर दें, कैंसिल। ये बचेगा R1 स्क्वायर डेल्टा R स्क्वायर बाई 4, R1 इंटू डेल्टा R।
ठीक है। ये जो डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4 है ये फ्रैक्शनल फैक्टर है। जब कोई फ्रैक्शनल फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा ये देखेंगे 0.1 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर कितना आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.01, यानी इसका मतलब ये कीमत और छोटी हो गई है। और अगर मज़ीद 4 पे डिवाइड करें तो ये कीमत और संभालोगे, सो इसको हम तकरीबन निगलिजिबल करके 0 मान लेते हैं, तो ये फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब रह जाएगा आर स्क्वायर R1 इंटू क्या है, डेल्टा आर। और इस डेल्टा आर की क्या वैल्यूज है, इक्वेशन नंबर 1 से आप देखेंगे वो कीमत है R2 माइनस R1। ब्रैकेट में कीमत पुट की, ब्रैकेट खोल दें, R1 R2 आर स्क्वायर, ये बेटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आर स्क्वायर का रिजल्ट आता है R1 इंटू किस के बराबर है, R2। ये सारी कैलकुलेशन जो हमने की है वो सिर्फ इस आर स्क्वायर को मालूम करने के लिए। इस आर स्क्वायर की कीमत यहाँ पुट करेंगे तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा, GMM ओवर आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, R1 R2। तो पहला पॉइंट ए, इक्वेशन ए के मुताबिक पहला पैरामीटर हमने मालूम किया। दूसरा पैरामीटर है डी मीन फासला। कौन सा फासला, जो बॉडी 1 से कहाँ तक तय कर रही है, तो 2 तक। और इस फासले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर से। तो डेल्टा आर किस के बराबर है, R2 माइनस R1। दूसरा पॉइंट भी हो गया। थीटा पहले बता चुके, थीटा किस के बराबर है, 180 के। तो वर्क को 3 पैरामीटर चाहिए थे, F, D और थीटा, तीनों मिल गए हैं। अब फार्मूला देखिए, वर्क फ्रॉम 1 से 2, F डॉट डेल्टा आर, डेल्टा को ख़त्म करते हैं, F डेल्टा आर cos 180 जो कि -1 के बराबर होता है, इसलिए F डेल्टा आर -1 या माइनस F डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी, 3। अब आप F और डेल्टा आर की वैल्यूज पुट करें तो ये देखें, वर्क फ्रॉम 1 से 2 माइनस F इंटू डेल्टा आर। F कितना है, माइनस GMM और R1 R2, और डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस क्या है, R1। ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर ए और बी से हासिल करके यहाँ पुट कर दी। ओके जी, चले अब इसको ज़रा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ये जो कि कांस्टेंट फैक्टर है इसको आप लोग इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये R2 पे भी डिवाइड होगा और R1 पे, लिहाजा दोनों पे मैंने डिवाइड किया तो R2 के साथ R2 और यहाँ R1 के साथ R1 कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट बटेगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 इज इक्वल टू दिस। कोई प्रॉब्लम। अब अगर हम देखें कि अगर किसी बॉडी को 1 से 2 तक लेके जाते हैं तो उसमें आंसर आता है माइनस GM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये हमने वो वर्क निकाला है जो कि किस बॉडी इसके ऊपर कर रहे हैं, जो बॉडी 1 पॉइंट से उठा के कहाँ पे ले जाते हैं, 2 पे। अगर बॉडी सिमिलरली बेटा 2 पॉइंट से उठा के 3 पे ले जाएं, फिर 3 से 4 पे, फिर 4 से 5 एंड सो ऑन, तो फिर वर्क क्या होगा, तो 2 से 3 का वर्क माइनस GMM कांस्टेंट है, यहाँ R1 था तो यहाँ 1 है, यहाँ R2 है तो यहाँ 2 है, इसका मतलब 1 के साथ 1 और 2 के साथ 2। तो जब 2 और 3 आएंगे तो फिर क्या आएगा, 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। उसी तरतीब के साथ ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली सारे आगे लिख सकते हैं। और एंड वाला पॉइंट है कौन सा, और वो पॉइंट है बेटा n-1 से लेके कहाँ तक जाना है, n तक। बिल्कुल सेम कॉपी करते हुए माइनस GMM कांस्टेंट है, जैसे लिखते थे यहाँ 2 है तो R2 लिखा, तो यहाँ n-1 है तो 1 ओवर R-1, वहाँ 3 था तो 3 है तो n की जगह क्या होगा, Rn। ये फाइनल कीमत आ जाएगी। इसका मतलब 1 से 2 तक और फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5 और सो ऑन n-1 से n तक। तो हमने हर पार्ट का अलग-अलग वर्क को काउंट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। क्या करेंगे, वर्क फ्रॉम 1 to n से 1 से 2 प्लस 2 से 3 एंड सो ऑन n-1, ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, फिर इससे वैल्यूज पुट करें कहाँ से, यहाँ से, फिर इससे वैल्यूज पुट करें कहाँ से, यहाँ से। ये वैल्यूज पुट करें माइनस GM पहली, फिर दूसरी, फिर कौन सी हो जाएगी, तीसरी। यानी आगे चूँकि जगह नहीं थी मैंने ये नीचे लिख दिया। अब अगर गौर करें तो इससे बेटा ये कॉमन जा रहा है, माइनस GMM और माइनस GMM। अगर ये सब से कॉमन ले लें तो वर्क फ्रॉम 1 to n माइनस GMM दिस। इधर क्या बचेगा, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। इधर क्या बचेगा, प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 और सो ऑन चलते जाएंगे। इसमें देखें 1 ओवर R1 आगे माइनस 1 ओवर R2, आगे फिर क्या आएगा, प्लस 1 ओवर R2। इसका मतलब पहली टर्म कैंसिल नहीं हो रही, पहली टर्म कैंसिल नहीं, इस दूसरी किससे कैंसिल हो रही है, तीसरी से। इसका मतलब फिर चौथी किससे कैंसिल होगी, 5वीं से, एंड सो ऑन यहाँ तक कैंसिल होगी, आखिरी टर्म बच जाएगी। तो जब कोई इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ये जुफ्त नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, उनमें से अगर पहली कैंसिल ना हो और बाकी तरतीब से कैंसिल होते जाएँ तो ज़ाहिर आखिरी टर्म कैंसिल नहीं होगी। क्योंकि इवन में जोड़े का असूल है, अगर पहली बच गई है तो बाकी एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, एंड वाला फिर बच जाएगा। इस तरीके से 1 ओवर R1 और 1 ओवर क्या होगा, Rn। इस वक्त तक हमने वर्क n1 से लेके n तक निकाला है और इस वक्त हमारा जो n पॉइंट है वो फील्ड के अंदर है।
हमने जब तक फील्ड के अंदर रखना है उस वक्त तक तो ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और जब एन पॉइंट को फील्ड से बाहर अज्यूम करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए बेटा क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 to n माइनस जी एम 1/r1 माइनस 1/rn। ये रिजल्ट हमारे पास जो हमने अभी जिसको प्रूव कर लिया वो ये था। ओके हो गया यहाँ तक। अब इस एन पॉइंट को हम इन्फिनिट पे शो करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन एन एंड इन्फिनिट, जब एन इन्फिनिट पे होगा तो आर एन का फासला भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिट। तो लिहाजा लिखेंगे वर्क फ्रॉम 1 to इन्फिनिट, 1 to आउट ऑफ द फील्ड, दूसरे लफ्ज़ों में माइनस जी एम एम 1/r1 1/इन्फिनिट, और 1/इन्फिनिट के जो आंसर होता है वो किस के बराबर होगा, 0। ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब क्या रह गया है, 1 to इन्फिनिट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम और दिस। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है कि जब हम किसी बॉडी को नंबर 1 पॉइंट से उठा के फील्ड से बाहर ले जाएंगे तो कितना वर्क होगा, माइनस जी एम एम ओवर क्या होगा, r1। और यही वर्क जो इसको फील्ड से बाहर ले जाने के लिए हम कर रहे हैं, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं कैसे। 1 to n तक वर्क ही हुआ, और 1 to n तक वर्क को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल मानते हैं एट पॉइंट 1, यानी पॉइंट 1 के लिहाज से हम उसकी पोटेंशियल मानते हैं। लिहाजा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट 1, फ्रॉम क्या है, पॉइंट 1 माइनस जी एम एम ओवर क्या होगा, r1। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 2 पॉइंट से उठाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा, r2। अगर 3 से उठाएंगे तो बट्टे में आएगा r3। अगर 5 से उठाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा, r5। इसी तरीके से अगर इस बॉडी को ज़मीन की सतह से उठाएं, यहाँ से उठाएं, तो फिर क्या होगा। तो बेटा देखें, जब 2 से उठाते थे तो सेंटर तक फासला r2 है, 3 से उठाते हैं सेंटर तक फासला r3 है। तो जब सरफेस उठाएंगे तो सेंटर तक फासले को क्या पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द ऑब्जेक्ट टेक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन r1 इज इक्वल टू r, यानी हम r1 की जगह कैपिटल R पुट करेंगे, विच इज़ द रेडियस ऑफ क्या होगा, अर्थ, जो कि ज़मीन की सतह से हम उठा रहे हैं, पहले ऊपर थे। याद रखना इस वक्त हमारा r1 ग्रेटर है किससे, r से, चूँकि हम बाहर से उठा रहे थे। अगले पॉइंट में जाते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस जी एम एम ओवर r। तो ये जो r1 है इसको रिप्लेस कर दिया कैपिटल R से, नाउ इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो एक नेगेटिव साइन के साथ रिजल्ट को टोटल मैथमेटिकली इन्वर्स कर देती है। ज़रा समझते हैं। अब अगर ये r है या r1 है, दोनों में से किसी को भी स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं फ़र्ज़ करें बेटा r1 को इनक्रीज़ करूं तो बट्टे का फैक्टर इंक्रीज़ करने से रिजल्ट को डिक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। मैंने लिखा है व्हेन r1 इज़ इंक्रीजेज देन u इज़ आल्सो इंक्रीजेज। आपकी पोटेंशियल जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़, यानी ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये भी इंक्रीज़। इसकी क्या वजह है, चूँकि बेटा इसके साथ अलामत कौन सी खड़ी है, माइनस। याद रखना जब ये इंक्रीज़ करेगा तो इसकी माइनस की कीमत डिक्रीज़ करेगी, और माइनस का डिक्रीज़ करना यानी लेस नेगेटिव होना पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है। लिहाजा मैंने क्या लिखा, बिकम लेस नेगेटिव, वो कम नेगेटिव होगा। मसलन एक है -10, वो -4 हो जाता है, तो -4 बड़ा है, -10 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो जैसे जैसे माइनस की कीमत कम होती जाएगी इसका मतलब रिजल्ट क्या करता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, जब बेटा r1 को हम डिक्रीज़ करेंगे तो ज़ाहिर है ये भी साथ डिक्रीज़ करेगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, व्हेन r1 इज़ डिक्रीज देन u इज़ आल्सो डिक्रीज। ये कैसे हो रहा है, जब r1 को आप डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी कीमत, डिजिट तो बढ़ते हैं मगर वो माइनस से बढ़ते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा नेगेटिव होती है वो बढ़ती नहीं है बल्कि वो क्या करती है, डिक्रीज। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। इसका मतलब जब इसको हम नीचे लाएंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा उतना ये डिक्रीज़ करता जाएगा, और जितना लेस नेगेटिव होता जाएगा उतना क्या करता जाएगा, इंक्रीज़। इस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो ये हमारा एक मेन टॉपिक था जो कि चैप्टर नंबर 4 में मेन क्वेश्चंस के लॉन्ग तौर पे आता है। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।